हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, आज है 20 जून 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के संडे एडिशन की एनालिसिस। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए क्योंकि मैं वैक्सीनेशन करवाने गया था और बजरंग बली की कृपा से अभी तक तो तबीयत ठीक है, बुखार वगैरह नहीं हुआ है। लेट्स होप अगले 2-3 दिन तक भी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि अगर तबीयत ठीक रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगी, तभी मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करवा पाऊंगा। चलिए बिना किसी डिले के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। आज की जो न्यूज़ है ये कल के न्यूज़ का ही कंटिन्यूएशन है। कल भी ये न्यूज़ आई थी, आज भी न्यूज़ आई है। देखिए, न्यूज़पेपर को पढ़ने का यही मजा है ना, आप एक न्यूज़ को बार बार पढ़ सकते हो, हर रोज पढ़ सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार पढ़ सकते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाता है। J&K में जब से 370 आर्टिकल रिवोक हुआ था, तब से वहां पे इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को या तो जेल में डाल दिया गया था या फिर वो हाउस अरेस्ट में थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वहां पे किसी तरह की वो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो एरिया हैं, उसका एरिया को, बाउंड्री को रीड्रॉ किया जाएगा, जिसकी वजह से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनवाइट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए, यहाँ पे एक गुपकर डिक्लेरेशन है। गुपकर डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जो J&K में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनकी अलायंस है, जिसे कहा जाता है गुपकर डिक्लेरेशन। तो गुपकर डिक्लेरेशन में जितनी पार्टी हैं, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वह सेंटर ने जो उनको इन्विटेशन दिया है उसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यह है पूरा इशू। थोड़ा सा ही आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि J&K में थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आर्टिकल 370, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके लेकर क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या क्या उसको लेकर कंट्रोवर्सी रही है, पाकिस्तान के उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा है, चाइना का क्या रिएक्शन रहा है। तो 370 एज एन इशू आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। चलिए, सेकंड न्यूज है, वो उसमें भी पाकिस्तान का ही रिलेशन है। सेकंड न्यूज है कि इंडिया पाक एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया के एनएसए कौन है? मिस्टर डोवल। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही जाना पहचाना नाम होगा, है ना भैया। ये स्पाई रहे हैं, इन्होंने सीक्रेट सर्विस के अंदर में काम किया है। पाकिस्तान में भी ये 5-6 साल लगा के आए थे और पाकिस्तान की एजेंसी पकड़ भी नहीं पाई थी इनको। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इनका इंटरव्यू वगैरह पढ़ सकते हो। तो एससीओ में मीटिंग होने वाला, एससीओ का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आजकल जो है ना, बड़ा पीस वाला माहौल चल रहा है, शांति माहौल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने पीस, एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया था। थोड़ा सा एससीओ के बारे में देख लेते हैं, है क्या। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2003 के अंदर ये फोर्स में आया था, हालांकि 2001 में ही इसको प्रपोज किया गया था, बट और इसके अंदर कई सारी कंट्री हैं। जैसे कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में, रशिया जो है इसका एक मेंबर है, चाइना तो है ही, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। देखिए, इंडिया और चाइना को 2017 में इसका मेंबर बनाया गया था, उससे पहले इसके मेंबर नहीं थे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये परमानेंट कंट्रीज हैं जो डार्क ग्रीन कलर में हैं। यहाँ पे जो एक कंट्री है मंगोलिया, यहाँ पे ये है ईरान, यहाँ पे ये है आपका अफगानिस्तान, और यहाँ पे ये कंट्री कौन सी है? ये है बेलारूस। बेलारूस भी आजकल काफी न्यूज में है, अगर आप न्यूज फोकस कर रहे हो न्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वर कंट्री हैं और बाकी सारी की सारी यहाँ पे परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया भी इसका एक पार्ट है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा एससीओ के बारे में आप पता होगा तो बढ़िया रहेगा। अब एससीओ के अंदर जो है इंडिया पाकिस्तान क्योंकि मेंबर है, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को ना फूटी आंख अभी नहीं सुहाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठते नहीं हैं, लेकिन एससीओ एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पे इनको मौका मिल जाता है एक दूसरे से बात करने का, ताकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति बनी रहे। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो है एक सीजफायर साइन हुआ था फरवरी के महीने में, और भैया फरवरी से लेके अब तक जून, देखिए कई सारे महीने हो गए हैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर शांति बनी हुई है। और लेट्स होप कि शांति आगे भी बनी रहे, क्योंकि अब तक सीज फायर का वायलेशन ना तो इंडिया ने किया है और ना ही पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। तो दोनों कंट्री आपस में मिलके जुल के बात करेंगी, क्योंकि इस बार जो एनएसए की मीटिंग होने वाली है एससीओ की, वो होगी तजाकिस्तान की कैपिटल के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, बात करना बहुत जरूरी है, चाहे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हों, बातचीत करते रहेंगे तो पीस का रास्ता भी निकल सकता है ना। कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिका और रशिया इतने बड़े दुश्मन हुआ करते थे, कभी भी न्यूक्लियर वॉर उनके बीच में हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने कभी भी बातचीत करना बंद नहीं किया, मतलब ब्रेकअप नहीं किया, है ना। झगड़े तो देखिए थोड़े बहुत होते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स के बीच में भी होते हैं, आपके बीच में भी होते हैं, दोस्तों के बीच में भी होते हैं, लेकिन बातचीत बंद करने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो इंडिया पाकिस्तान ने भी सारे रास्ते बंद नहीं किए हैं, लेट्स होप। देखिए, सीधी सी बात है भैया,
पड़ोस में अगर शांति रहेगी तो हमारे घर में भी शांति रहेगी, है ना। तो यही जो न्यूज़ है वो पेपर यहाँ पे पेज 2 पे भी कंटिन्यू इन्होंने किया है। सीधी सी बात यही है कि मिलिट्री और सिविल जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, वो यही चाहते हैं कि दोनों के बीच में शांति बनी रहे। और पिछले काफ़ी महीने से जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वहाँ के ऑफिसर बोलते आए हैं कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर पे फोकस कीजिए, दोनों पड़ोसी हैं, है ना, एक दूसरे के भाई हैं, तो थोड़ा सा शांति पे फोकस करेंगे। एनीवेज, तीसरी जो न्यूज़ है वो आती है हमारी पीएनबी हाउसिंग डील से। सबको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक की हालत बहुत खस्ता है। पंजाब नेशनल बैंक की एक और सब्सिडरी है, मतलब इसी की एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है पीएनबी हाउसिंग डील। अभी बेचारे की इसकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने कुछ स्टेक्स, मतलब कुछ शेयर्स जो हैं वो बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? ये कंपनी का नाम है कैरलिल। कैरलिल एक अमेरिकन कंपनी है जो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के अंदर 4,000 करोड़ रुपए की शेयर खरीदने वाली थी, लेकिन सेबी ने बोला कि रुक जाओ, अभी हम आपको नहीं खरीदने देंगे। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी कैपिटल मार्केट होती है, मतलब शेयर मार्केट होती है, ये उसको रेगुलेट करता है। जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही शेयर मार्केट उससे भी रेगुलेट करता है। सेबी ने बोला है कि देखो, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं, इसलिए फिलहाल आप ये डील नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से एक न्यूज था। ठीक है जी, चलिए। बाकी न्यूज़ हमारी महाराष्ट्र से आते हैं। देखिए, डेल्टा प्लस, इंडिया के अंदर जो वेरिएंट आया था वायरस का, उसे कहा जाता है डेल्टा वेरिएंट। अभी डेल्टा वेरिएंट के अंदर और मॉडिफिकेशन हो गई है, एक नया वेरिएंट आया है जिसे कहा जाता है डेल्टा प्लस। भैया, जब इसके नाम के अंदर ही प्लस है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा खतरनाक भी होगा। तो यह महाराष्ट्र के अंदर इसका वेरिएंट आया है, और भगवान से प्रार्थना करो कि ये ना फैले, क्योंकि अगर ये फैल गया तो ये पिछले वाले वेरिएंट से भी खतरनाक है। कल वाली न्यूज़ में भी हम लोगों ने किया था कि दुनिया में 40 से 45% के आसपास जितने भी केस हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ही आ रहे हैं। डेल्टा प्लस में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है ये, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो आती है हमारी थर्ड वेव के बारे में। देखिए, एम्स के कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि अगले 3-4 महीने में थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन अगर लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखाया तो यह थर्ड वेव जल्दी भी आ सकती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर जाइए। लेकिन हमारे कंट्री में आपको पता ही है, लोग ये बात मानते नहीं है ना। थोड़ा सा भी अगर ढील बरत दिया तो लोग ऐसे मास्क निकाल के फेंकते हैं जैसे पता नहीं कि इसके उनके ऊपर ना बेड़ियाँ डाल रखी हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगली न्यूज़ है वो एक अच्छी न्यूज़ हमारे लिए आई है। उड़ीसा के अंदर घड़ियाल ने नेचुरल हैचिंग किया है 45 साल के बाद। 1975 में उड़ीसा में जो वहाँ पे रिवर है, महानदी रिवर, महानदी रिवर में कुछ घड़ियाल को छोड़ा गया था कि आप नेचुरली ग्रो करिए, नेचुरली बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। पहली बार ऐसा देखा गया है पिछले 40 साल में कि 13 घड़ियाल जो है हमने वहाँ पे छोड़े थे, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। बहुत ही शानदार न्यूज़ है। अभी तक क्या होता था, उनको हम लोग सेंचुरी में लेके जाते थे, मतलब क्लोज एनवायरनमेंट में लेके जाते थे, फिर उनको जाके नदी में छोड़ते थे। पहली बार उन्होंने नेचुरली बच्चे पैदा किए हैं। आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो घड़ियाल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इंडिया के अंदर घड़ियाल की 3 स्पीसीज मिलती हैं, जिसका नाम है घड़ियाल, मगर और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर ये तीनों पाई जाती हैं। तो पहली बार इन्होंने हैचिंग किया है, तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ हमारे सामने ये आती है, ठीक है। चलिए जी, अगले जो एडिटर में दिए, ये सब फालतू के पेज हैं। अगले जो पेज पे हम लोग जाने वाले हैं, सीधा जाएंगे पेज नंबर 5 के ऊपर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। लोकल न्यूज़ हम नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। अगली न्यूज़ भी हमारे पड़ोसी से है। पड़ोसी मतलब अफगानिस्तान से। हमारा पड़ोसी है ना अफगानिस्तान। देखो आप यहाँ पे, ये इंडिया है, ठीक है, और ये है जी अफगानिस्तान। इंडिया के साथ साथ यहाँ पे इस जगह पे अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन अखंड भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि अमेरिका ने बोला है, अमेरिका और नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और उसके जो यूरोपियन फ्रेंड है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अपने जितने भी सैनिक हैं, जितने भी ट्रूप्स हैं, उनको सितंबर 11 तक वापस बुला लेंगे। तो इन्होंने ये डेडलाइन दे दिया। अब जब अमेरिका और यूरोप के वाले कंट्रीज अपने सैनिकों को वापस बुलाएंगे तो बचेगा अफगानिस्तान में पीछे से कौन? अफगानिस्तान की सरकार तो बहुत कमजोर है बेचारों की। तो वहां पे बचेंगे तालिबान, और तालिबान एक वायलेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंडिया ने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफगानिस्तान के अंदर में, या फिर इंडिया जो वहां पे अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट होना चाहता है ना, तो इंडिया को वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब अमेरिका तो चला जा रहा है। अभी वहां पे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा? तालिबान वाले तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने से रहे, है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी इंडिया के जो मतलब ऑफिसर्स हैं वो तालिबान के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं कि भैया जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि तालिबान जो है वो एक कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर को लेके भी काफ़ी अच्छे विचार नहीं रखती है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में इंडिया तालिबान के साथ कैसे डील करेगा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो डिफेंस फोर्सेस हैं अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने वहाँ पे तालिबान के साथ डील करने लगे थे ना, तो ये सरपंच बन के पाकिस्तान ने ही बीच में वो डील करवाई थी। तो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और इसका फ्यूचर भैया वहां पे काफी अनसर्टेन है, मतलब भगवान जाने वहां पे क्या होगा। तो ये सारी की सारी न्यूज इसी के बारे में है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडिया और उसके नेबर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से न्यूज़ है। देखिए, आसाम के अंदर में पहले से ही रूल बना हुआ है कि जिस इंसान के 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और वो लोकल इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। समझ रहे हो? ऑलरेडी वहाँ पे ये स्कीम है, क्योंकि अब ये जो आसाम के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ना बड़ा ही हार्ड इन्होंने तरीका अपनाया है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी, इलेक्शन आप लोकल नहीं लड़ सकते। अभी इन्होंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति के पास 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर बेनिफिट नहीं देंगे। समझ रहे हो? जैसे आज के समय पे क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये तो सेंटर की स्कीम है, इसमें तो स्टेट कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सपोज फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर आवास योजना अगर वो चलाते हैं आसाम के अंदर, के लोगों को घर प्रोवाइड करवा रहे हैं मिडिल क्लास, तो इसका बेनिफिट वहां पे वो लोग नहीं ले पाएंगे जिसके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे वहां पे होते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हैं। वैसे तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है ना, अभी ये खुद 5 भाई हैं। तब जब ऑपोजिशन ने इनको गाली देना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि देखो यार, वो 1970s की बात है ना, मेरे माँ बाप ने क्या किया उसको छोड़ो, आजकल आप क्या कर रहे हो ना उस पर फोकस करो। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो ऐसे बयान देते रहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है कम बच्चे पैदा करने चाहिए, वहाँ की औरतों का एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे है आसाम को लेके, थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ना फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अगली न्यूज़ आती है वो आती है मनरेगा से। ठीक है, मनरेगा की देखिए, जब फर्स्ट वेव आया था ना कोविड का पिछले साल, उस दौरान जो भी माइग्रेंट्स थे, जो शहरों से, जो अनस्किल्ड माइग्रेंट्स होते हैं, देखिए मनरेगा के अंदर उन्हीं को काम मिलता है जो अनस्किल्ड होते हैं, और 100 डेज के लिए काम मिलता है, 100 डेज की गारंटी मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिछले फर्स्ट वेव के दौरान जब शहरों से बहुत सारे माइग्रेंट्स गांव की तरफ दौड़ गए, और शहरों में तो काम रहा नहीं, तो गांव में जाकर उन्होंने काम ढूंढने की कोशिश की, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स ने मनरेगा के अंदर में काम ढूंढा और उनको काम मिल गया, क्योंकि इस पहली वेव के अंदर गांव में कोरोना नहीं था। जब ये सेकंड वेव इस बार आई है ना, इस बार क्योंकि गांव में भी कोरोना फैल गया है, तो गांव में मनरेगा के अंदर काम ढूंढना कम कर दिया लोगों ने। पिछली बार के कंपैरिजन में 34% कम लोगों ने मनरेगा के अंदर काम को ढूंढने की कोशिश की। और यहां पे जो सबसे ज्यादा मतलब इंपैक्ट हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ठीक है, बाकी जो है दूसरी स्टेट्स आती हैं, बट दैट इज द केस। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कोविड का इंपैक्ट क्या हुआ है ना। कोविड का इंपैक्ट यही हुआ है कि गांव में कोविड फैल गया इस बार, और जिसकी वजह से लोग जो है शहरों में तो काम मिल ही नहीं रहा था, गांव में मिलना बंद हो गया है, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए जी, प्रपोजल ऑफ द चाइना टॉक्स इन द डिविजनल कमांडर लेवल, अगली न्यूज़ है वो हमारे पड़ोसी से आती है। चाइना बहुत ही फ्रेंडली पड़ोसी है हमारा। देखिए, चाइना के साथ इंडिया ना
थोड़ा गड़बड़ में था। गलवान वैली वाला इशू आपको पता होगा, थोड़ी सी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए पूरा J&K है, जो ये ब्लू वाली लाइन है इसके लेफ्ट साइड में अगर जाओगे तो ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पे आप जाओगे तो ये है अक्साई चीन, हालांकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो गिलगिट बाल्टिस्तान और ये वाला एरिया है, ये भी इंडिया अपना पार्ट बोलता है अगर मैं अखंड भारत की बात करूं, लेकिन इफेक्टिवली जो ये ब्लू लाइन से इस तरफ है, यहाँ पे इंडिया इंपैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे है, ये जो रेड डॉट में आपको दिखाई दे रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे ये है पेंगोंग सो लेक। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो पेंगोंग सो के बीच में से गुजरती है। इसका 30-40% हिस्सा इंडिया के अंदर है, बाकी बचा हुआ चाइना के अंदर में है। ठीक है, यहाँ पे ये है गलवान वैली जिसमें जो है इशू हुए थे। चाइना के कुछ सोल्जर्स गलवान वैली के अंदर घुस गए थे और इंडिया ने अपने सैनिकों को यहाँ पे जमा कर दिया था। तो कुछ लोग यहाँ बैठ गए, चाइना वाले इधर बैठ गए, तो यहाँ पे ये इशू हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये है दौलत बेग ओल्डी। इंडिया ने पता क्या किया, देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, देखिए कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, उसका कलर मैं लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये एक सड़क बनाई है इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी की तरफ। अब इस सड़क की वजह से क्या हुआ, चाइना को चिड़ मच गई। चाइना ने बोला कि देखो अगर यार इन्होंने सड़क बना दी तो युद्ध के दौरान ये लोग तो बढ़िया यहाँ से सोल्जर और सामान हथियार वगैरह भेज सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पे पंगा क्रिएट किया। तो दोनों कंट्रीज का यहाँ पे काफी दिन तो झगड़ा हुआ। पिछले साल 20 सैनिक भी इंडिया के यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन अभी भी कुछ पोस्ट चाइना ने यहीं पे रखी हुई हैं, उन्होंने अपने सोल्जर्स को वापस नहीं बुलाया है। तो दोनों कंट्रीज टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ बातचीत करती रहती हैं ताकि यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन क्रिएट हो सके। तो डिविजनल कमांडर डिविजनल लेवल की बातचीत वो लोग करने वाले हैं, इतना ही न्यूज़ था, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जहाँ तक राफेल की बात है भैया, 2022 तक इंडियन नेवी के एयरफोर्स के अंदर 36 रफाल जो हम लोगों ने फ्रांस से लिए थे, मंगवाए थे वहां से, ये हमारी एयरफोर्स के अंदर आ जाएंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ है, इंडिया के डिफेंस को जो है और ज़्यादा मजबूती मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ जो आती है वो तो कोई खास न्यूज़ नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। अभी जो है वो क्या करने वाले हैं, इंडिया के अंदर जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन फिलहाल मिल रही हैं, तो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नई वैक्सीन जैसे स्पुतनिक वगैरह, उनको भी हम लोग इंडियन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेट्स होप कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए। देखिए मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा था, मुझे आज जाके वैक्सीन मिला है, बीच में मुझे इन्फेक्शन भी हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके बाद मैं रिकवर हुआ और अब जाके मुझे वैक्सीन मिली है। तो अगर वैक्सीन जल्दी अवेलेबल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और इस पेंडेमिक को जो थर्ड वेव आएगी उससे बच सकते हैं। एनीवेज भैया ये न्यूज़ भी कोई खास नहीं आपके एग्जाम के लिए, लेकिन जस्ट बता देता हूँ कि थोड़ा सा है क्या था ये मामला। ये आगरा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल। अब पारस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, उसके जो ओनर हैं भैया, बहुत खतरनाक आदमी है। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई तो 22 पेशेंट वहां पे मर गए और उनका एक वीडियो लीक हुआ था। उन्हें सीधा बोल रहे हैं वीडियो में कि देखो ये हमने मॉक ड्रिल की थी, इसमें हमने ऑक्सीजन रोक दी और एक्सपेरिमेंट के दौरान 22 लोग खत्म हो गए। बड़े प्राउड के साथ बोल रहा है। तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, लेकिन क्योंकि पता है बहुत जाना माना हॉस्पिटल है भैया, अब इंक्वायरी ऐसे कि आपको पता ही है हमारी कंट्री में ना करप्शन वर्प्शन वो सारी की सारी चीज़ें। तो इंक्वायरी में उन्होंने कहा है, क्लीन चिट दे दिया हॉस्पिटल को, एकदम से क्लीन चिट। उन्होंने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है, जो भी पेशेंट वहाँ पे मरे हैं सबको प्रॉपर इलाज मिल रहा था, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसका मालिक खुद उस वीडियो में बोल रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो भैया आप सोच लो, है ना, कमेटी बैठाई थी, उसने कहा है कि ये वीडियो फालतू है, नकली है, बेकार है। तो चलिए वो सारी न्यूज़ हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या, ये हमारा आज का एडिटोरियल है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इकोनॉमी की न्यूज़ देख लेते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ और इकोनॉमी की न्यूज़, फिर हम लोग एडिटोरियल पे जाएंगे। ठीक है, इब्राहिम रईसी, ये भी कल वाली न्यूज़ का ही कंटिन्यूएशन है। ईरान के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। भैया पहले ये जज हुआ करते थे, अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइन, मतलब एकदम कट्टर हैं। ये कट्टर इन द सेंस के बिल्कुल अमेरिका के अगेंस्ट में है, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में है और इस्लाम की जो एकदम फंडामेंटलिस्ट अप्रोच होती है उसको फॉलो करने वाले हैं। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ की जनता। देख पहली बात, इनको वोट बहुत कम लोगों ने दिया है। दूसरी बात यह है कि जितने और बहुत सारे लोगों ने ना जानबूझ के खराब वोट डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको सपोर्ट था तो अभी ये प्रेसिडेंट बन गए हैं वहाँ के। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, इंडिया के साथ इनका क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है,
और यूएई के साथ, वो सारी सारी चीज़ें हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एग्जाम के लिए, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हमारे पड़ोस से है म्यांमार। म्यांमार में आपको पता ही है मिलिट्री रूल चलता था हमेशा से ही, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे आंग सान सू की पार्टी, थोड़ा सा वहाँ पे डेमोक्रेसी आने की कोशिश की थी, इलेक्शन वगैरह लड़ाए गए थे। आंग सान सू की पार्टी वहाँ पे मेजोरिटी में थी और ये रूल कर रही थी, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसने जो है इनको जेल में बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन में करप्शन किया है, फ्रॉड किया है, इसीलिए आपकी जो सरकार है वो इलीगल है, हम इसको हटा रहे हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी दंगे हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसे कहा जाता है मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप का मतलब ये होता है कि मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के खुद रूल करना चाहती है। हालांकि वहां पे बहुत सालों से रूल चल रहा, ऑलरेडी वो मिलिट्री कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ है। अब इसको लेके जो विदेशी सरकारें हैं, जो यूरोप है, अमेरिका है, बहुत ही ज़्यादा नाराज है। इसलिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय टू क्रिटिसाइज द मिलिट्री ऑफ म्यांमार। ये थोड़ी सी न्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? देखिए बता देता हूँ। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारा पड़ोसी है और ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहे। देखिए जब ये म्यांमार के अगेंस्ट में अभी वोटिंग किया गया ना, इंडिया ने पता क्या किया? इंडिया ने उस वोटिंग के अंदर गए ही नहीं, हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि हम देखिए हम म्यांमार के अगेंस्ट में वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर हम म्यांमार के अगेंस्ट में वोट डालेंगे तो यार हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। पूरा नॉर्थ ईस्ट की जो डिफेंस सिस्टम है, जो सिक्योरिटी है, वो टेंशन में आ जाएगी, है ना। तो म्यांमार के अंदर हम लोग ने जब ये इसके अगेंस्ट में वोट हुआ तो हमने वहां पे अब्सटेन कर दिया, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, जो ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन है, ये जल्दबाजी में लिया गया और इंडिया को कंसल्ट नहीं किया गया। सिर्फ इंडिया को ही नहीं, एशियन कंट्रीज जो भी म्यांमार के फ्रेंड्स हैं, मतलब नेबर्स हैं, उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। इसीलिए हम आपसे नाराज हैं और हम इस रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। देखिए म्यांमार के अगेंस्ट में हम लोग वोट नहीं कर सकते भैया, पड़ोसी है, टेंशन हो जाएगा, है ना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में क्या चलता है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जो एंटी इंडिया हैं। वो लोग क्या करते हैं, म्यांमार में जंगलों में भाग के छुप जाते हैं। तो अगर इंडिया म्यांमार के अगेंस्ट में अगर वोट करेगा तो वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा म्यांमार के अंदर, म्यांमार की कंट्री की जो सरकार है वो उनको सपोर्ट करने लगेगी, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में टेंशन हो जाएगा। तो इंडिया उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो हमारा इकोनॉमी सेक्शन से है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से रिलेटेड है। देखिए भैया, ये एक इंसान है, कहाँ गए, अब इलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा। तो वो पता क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ये चीज़, दुनिया में 40,000 सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं और इन सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। देखिए जब छोटे छोटे सैटेलाइट हर जगह होंगे तो फिर आपको इंटरनेट एक्सेस हर समय मिल सकता है। दूर दराज के एरिया में भी आपको इंटरनेट की एक्सेस मिल सकती है। इसे कहा जाता है सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है। अभी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कुछ जगह पे ये शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया में अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन ने कि हमारे पास इस तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं आया है। अमेजोन, भारती ग्रुप और इलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। देखिए आप इमेजिन करिए, 40,000 सैटेलाइट आपके सर के ऊपर घूम रहे हैं 24 घंटे। तो आपके मोबाइल के थ्रू, आपके वाईफाई के थ्रू आपको हमेशा इंटरनेट की एक्सेस वो प्रोवाइड करा सकते हैं। सस्ता नहीं है, लेकिन बिना किसी इंटरप्शन के, चाहे बादल हो, आंधी तूफान, कुछ भी आए। तो ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। ये दिखने में कुछ कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके लिए एक अलग से भी हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, स्टार लिंक वाली वीडियो, जिसको आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये पूरी प्रोसेस हमने वहां पे समझाई हुई है, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बारे में इंडिया में पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो है लेबर मिनिस्ट्री के से लेके। लेबर मिनिस्ट्री का मतलब, देखिए हम क्या करते हैं, हर दूसरे तीसरे साल सरकार जो है एक वेज, मतलब जिसको दिहाड़ी बोलते हैं, उसको फिक्स करती है। अभी सरकार ने ना एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है और उसको कहा है कि उसको 3 साल का समय दिया है और उसको कहा है कि देखिए आप 3 साल तक स्टडी करिए, हमें रिकमेंडेशन भेजिए और ये बताइए कि जो इस टाइम पे मिनिमम वेज है, जो लेबर का मिनिमम वेज है, वो कितना होना चाहिए। 200 रुपया पर डे, 300 रुपया पर डे, 400 रुपया पर डे। जिसकी वजह से सरकार इसको क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिक्स जो है, अपोजिशन, इसको क्रिटिसाइज कर रही है। उनका कहना है कि क्योंकि सरकार ने ये कमेटी बनाई है तो शायद अगले 3 साल तक जो लेबर के वेजेस हैं
वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, सरकार उसको बढ़ाएगी नहीं। लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी इंटेंशन नहीं है, हम लोग अभी जल्दी ही लेबर की जो वेज हैं उसको बढ़ा देंगे। तो ये था पूरे आज की न्यूज़। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, जो है हमारा एडिटोरियल। ठीक है, पहला एडिटोरियल वो आता है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर पी चिदम्बरम। मिस्टर चिदम्बरम जी ने थोड़े टाइम पहले एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि कंट्री को बहुत सारा पैसा प्रिंट करना चाहिए, सरकार को, आरबीआई को, लोगों में उसको बांट देना चाहिए। उसको बांटने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इकोनॉमी रिवाइव करेगी। सरकार हालांकि उसकी बात को माना नहीं, और इसको लेके हमने कल एक वीडियो भी बनाया था कि क्या हम लोग मनी प्रिंट करके गरीबी दूर कर सकते हैं, क्या मनी प्रिंट करना सॉल्यूशन है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। ठीक है, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बंदे के बात में दम तो होगा, है ना। जीएसटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी राइट एंड एलिगी। एलिगी का मतलब होता है एक सैड सॉन्ग, है ना, दुख भरा सॉन्ग। देखिए थोड़ा जीएसटी, ये आर्टिकल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, फेडरल एंड यूनिटरी नेशन स्टेट के अंदर ये देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना, जहाँ पे स्टेट्स के पास कुछ पावर हैं, सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल पावर्स। मोस्टली हम फाइनेंशियल पावर वो सेंटर के पास में है, स्टेट्स सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है पैसे को लेके ज़्यादातर। ठीक है, पहले हमारे पास एक मोड वैट हुआ करता था, एक सेन वैट हुआ करता था, सेंट्रल वैट। उसके बाद जो है हम लोगों ने वैट को इंट्रोड्यूस किया। जो भी स्टेट्स के अंदर सेल्स टैक्स होता था उसको वैट से इंट्रोड्यूस कर दिया और रिप्लेस कर दिया था वैल्यू एडेड टैक्स, आप सबको पता होगा, राइट। तो जो पहले हमने उन्हें मोड वैट और सेन वैट इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर कुछ कमियां हुआ करती थी। उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने वैट इंट्रोड्यूस किया। वैट के अंदर भी कुछ कमी होती थी। कौन सी कमियां होती थी, जो इंटर स्टेट सर्विस और इंटर स्टेट सेल्स होती थी। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट जो है वो तमिलनाडु में प्रोड्यूस हुआ, अब वो तमिलनाडु से प्रोड्यूस होकर वो तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से होते हुए मान लो वो यूपी में पहुंचा, तो और यूपी में वो बिका, यूपी में वो कंज्यूम हुआ। तो इंटर स्टेट जो सेल होती थी ना, इंटर स्टेट जो सर्विस होती थी, यहां पे वैट को लेकर प्रॉब्लम आती थी। इस प्रॉब्लम को दूर किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी। तो आज के समय में इंडिया के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे के सारे जीएसटी के अंदर में आ चुके हैं। तो एक सीमलेस प्रोसीजर यहां पे बन गया है। लेकिन जीएसटी वैसे ही नहीं आया भैया, जीएसटी के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है हमारे स्टेट्स को। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल नेचर की बात करता है। तो जब जीएसटी आया तो बहुत सारी स्टेट्स ने अपनी बहुत सारी पावर्स को गिव अप कर दिया और उन पावर को सेंटर को दे दिया। लेकिन बदले में क्या मांगा, कंपनसेशन मांगा। कि स्टेट्स ने बोला कि हम अपनी पावर आपको दे रहे हैं लेकिन आप हमें कंपनसेट करोगे। जैसे मान लो राजस्थान, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, ये प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं ना, बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करती हैं, तो इनको तो नुकसान होगा। तो इन्होंने डिमांड किया कि जीएसटी की वजह से जो हमें नुकसान होगा आप उसकी भरपाई करोगे बाय गिविंग अस कंपनसेशन। उस टाइम पे सेंटर ने बोला कि चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे। और जितने भी डिसीजन जीएसटी के अंदर लिए जाएंगे उसके लिए काउंसिल बनेगी जिसे कहा जाता है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे कंसेंसस के बेसिस पे, है ना, मतलब सभी की सहमति होगी तभी वो लिए जाएंगे। किसी चीज़ के ऊपर टैक्स घटाना है, बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, नहीं करना है, नए प्रोडक्ट को ऐड करना है, वो सारे के सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। ठीक है, अब तक ये जीएसटी काउंसिल बहुत शानदार तरीके से चल रही थी जब तक हमारे जो फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो जीएसटी काउंसिल के एक्चुअली चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, जब तक मिस्टर जेटली जी थे तब तक ये चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला एक्चुअली, जब तक चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी तो अंडर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। लेकिन भैया जब प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब नई सरकार, मतलब नई फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमन जी बनी। जब सीतारमन जी बनी तो चीज़ें थोड़ी यहाँ पे खराब हो गई। खराब कैसे हो गई, खराब ऐसे हो गई कि जब से सीतारमन जी बनी हैं तब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग काफी कम हो रही है। ठीक है, और कोई भी चेयरपर्सन नहीं बनाया गया है। 2016 से जीएसटी काउंसिल में कोई भी वाइस चेयरपर्सन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सरकार ने क्या किया, एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी।
जिसकी वजह से जीएसटी काउंसिल की पावर्स को बाईपास कर दिया गया है। तो आज सरकार जो भी डिसीजन लेती है वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के थ्रू लेती है रादर देन जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स भी होती हैं, उसके अंदर बंगाल, तमिलनाडु, सारी स्टेट्स होती हैं, उनके उनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब उनको पूछोगे ही नहीं तो बेचारे करेंगे क्या। ठीक है, तो कोविड के ट्रीटमेंट के समय पे आपको क्या हुआ पता ही है, स्टेट्स को बहुत सारा पैसा चाहिए, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उसके लिए वो सरकार से पैसा मांगते हैं, सरकार उनको पैसा देने से मना कर रही है जब से सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। तो इसके बारे में यही लिखा हुआ है। ठीक है, 63,000 करोड़ रुपीस स्टेट्स को मिलना चाहिए थ्रू सेंटर एज अ कंपनसेशन, लेकिन सीतारमन जी बोल रही हैं कि मैंने सारी कंपनसेशन क्लियर कर दी है। तो आज के समय में जीएसटी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारी कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम को हम लोग सीमलेस करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फीलिंग को बढ़ाएंगे, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जीएसटी का यूज कर रही है सरकार स्टेट्स को दबाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में स्टेट्स बेचारे बैगर बन गए हैं ना, भिखारी बन गए हैं, हर 2 रुपए के लिए सेंटर से मांगते हैं। और भाई सेंटर में तो आपको पता ही है फिर वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, है ना, आंख दिखाते हैं पैसा देते हुए, उनको लगता है जैसे हमारे घर का पैसा है। एनीवेज, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है, आपको पता ही है कि जेएनयू के 3 स्टूडेंट्स को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है। पिछली साल जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, उस केस में उनको फ्रेम किया गया था, उनके ऊपर यूएपीए, है ना, यूएपीए एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया था सरकार ने, जिसको लेके बहुत शानदार एडिटोरियल एनालिसिस हम लोगों ने 3 दिन पहले किया था, जिसका लिंक मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो तस्लीम जी हैं, इन्होंने एक शानदार आर्टिकल लिखा है कि उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट हो। अगर मैं कि सरकार के किसी काम से खुश नहीं हूं और मैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं, अगर मैं 4 दोस्तों को इकट्ठा करके अगर सरकार के खिलाफ नारे लगाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेररिस्ट हूं। समझ रहे हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कि भैया टेररिज्म और प्रोटेस्ट करने में फ़र्क है, आप समझिए। तो 3 लोग जो तिहाड़ जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया है बेल के ऊपर, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी बात है यहाँ पे। जज ने साफ साफ बोल दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के कि सरकार डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है। आज के समय में प्रोटेस्ट करना ऐसा हो गया है जैसे आप सरकार के नहीं बल्कि देश के खिलाफ जो है चीज़ें कर रहे हो। तो 3 लोग थे, इनको बेल यहाँ पे मिल गई है। तो प्रोटेस्ट करना जो है का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट हो। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपको वो करना चाहिए। जेन्युइन क्रिटिसिज्म को हमेशा ही वेलकम करना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सेडिशन कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो देश के साथ। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। वल्चर जर्नलिज्म एक बहुत शानदार वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। देखिए सरकार क्या कर रही है आज के टाइम पे, जो जर्नलिस्ट है ना, जो सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, जैसे अभी यूपी के अंदर बहुत सारी लाशों को दफनाया गया था गंगा के किनारे, कुछ जर्नलिस्ट ने वो रिपोर्टिंग किया, उसको नेशनल उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके आए और सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया, सेडिशन चार्जेस लगा दिए, उनको जेल में बंद कर दिया। तो ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ये दिखाते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने अपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, प्रोटेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखिए हर मामले में चाइना इंडिया से आगे है, लेकिन एक मामले में चाइना जो है वो इंडिया से पीछे है, वो है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को लेकर रिस्पेक्ट। अगर इंडिया ऐसा ही करता रहा तो भैया चाइना से पहले हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, यहाँ पे भी पीछे हो जाएंगे। G7 के बारे में हम लोगों ने परसों एनालिसिस किया था, G7 क्या है, क्या मतलब है इसका, है ना, क्लाइमेट चेंज को लेके। G7 में अभी उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था, चाइना को इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। वहां पे जाके मोदी जी ने बड़ी बात बोली कि G7 इंडिया का नेचुरल अलाई है, मतलब दोस्त है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी है। लेकिन भैया अगर आप अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया में आपको भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यूएपीए और जो कुछ दूसरे ऐसे एक्ट हैं जिसका यूज करके सरकार लोगों को जेल में डालती है, जो नहीं करना चाहिए। आप इसको भी पढ़ सकते हो डेफिनेटली, आपके एसए के लिए और आपका जीएस पेपर 2 के लिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो है एंशिएंट टेक्स्ट डिड नॉट बार एनीवन फ्रॉम द टेंपल राइट। स्पेशली ये साउथ इंडिया को टारगेट किया गया है इस एडिटोरियल में। ठीक है, इसको लिखने वाली है क्लैरिसी नटराजन। देखिए मंदिरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल ही जो है प्रीस्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेक्शन ऐसा है तमिलनाडु के अंदर जो ये कहता है कि औरतें प्रीस्ट नहीं हो सकती।
लेकिन उन्होंने जो है एंशियंट टेक्स्ट का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा है, देखिए अभी वहां पे डीएमके की सरकार है, डीएमके की सरकार ने अलाउ कर दिया है कि मंदिरों के अंदर महिलाएं भी प्रीस्ट हो सकती हैं। एक शास्त्र जिसे कहा जाता है आगम शास्त्र, आगम शास्त्र, अ मैनुअल फॉर द वर्शिप ऑफ टेम्पल्स। इस शास्त्र के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कास्ट के बेस पे और जेंडर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी कास्ट का कोई भी पर्सन, चाहे वो महिला हो चाहे वो मर्द हो, वो प्रीस्ट बन सकता है अकॉर्डिंग टू दिस आगम शास्त्र। लेकिन कुछ लोग इसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि लोअर कास्ट के लोग नहीं बन सकते, वो सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। इवन शास्त्रों के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो महिलाओं को महीने में एक समय पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, वो अपवित्र है और उस टाइम पे उनको मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। शास्त्रों में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह बोला गया है। जैसे आप यूरिन करते हो, वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसे ही पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं आगम शास्त्र के अलावा, और भी जो है टेक्स्ट के इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे टेक्स्ट और लिटरेचर हमें यही दिखाता है कि एंशियंट तमिलनाडु के अंदर कहीं भी कास्ट के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे ये मना नहीं किया गया है कि महिलाएं मंदिरों में प्रीस्ट नहीं बन सकती। इवन तमिलनाडु के अंदर एक टेक्स्ट है जिसे कहा जाता है तमिजगम। ये वहाँ का एक एंशियंट जो है ग्रामर टेक्स्ट है। इसके अंदर जो है कहीं भी कास्ट को मेंशन नहीं किया गया है। मतलब 576-70 एडी, 5वीं-6ठी शताब्दी में तमिलनाडु के अंदर कास्ट को कभी भी जिक्र नहीं किया गया है। अगर कहीं पे किया भी गया है, कहीं पे किया भी गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबर की डिवीजन के लिए किया गया है। कहीं पे भी उसको दूसरी चीजों के लिए नहीं माना गया है। मतलब जैसे कोई पर्सन अगर अगर कोई गार्डनर है तो गार्डनर काम कर रहा है, कोई बार्बर है, कोई किसान है, कोई कोई व्यापारी है, उस लिहाज से डिवीजन किया गया है और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से डिवीजन नहीं किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। परियार जी का इन्होंने एग्जांपल दिया है। परियार जी साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने एंटी कास्ट प्रोटेस्ट वहाँ पे किए थे, महिलाओं के फेवर में किए थे। तो परियार जी का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये इस टाइम पे विजनरी लीडर हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रक्स सामने निकल के यही आता है कि एंशियंट टेक्स्ट जो लिटरेचर है हमारा, वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि महिलाएं मंदिरों में प्रीस्ट नहीं बन सकती, लोअर कास्ट का पर्सन प्रीस्ट नहीं बन सकता। भैया बिल्कुल बन सकते हो। और अभी जो इनिशियली वहाँ पे अभी जो डीएमके की सरकार है, इन्होंने उसके स्टेप को भी प्रेज किया है कि देखिए जात पात के नाम पे और जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। थोड़ा लंबा है क्योंकि आज पूरा पेपर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। बाकी अगर वो ठीक ठाक वीडियो लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि फ्यूचर में हम लोग जो एनालिसिस लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, किसी टॉपिक पे कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे भी, उनको रिप्लाई भी करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको न्यूज़पेपर की कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं और उसके अलावा और भी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी एंड